प्रधानमंत्री के अधिकार और उत्तरदायित्व। ये क्या है? पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। इसमें क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के जो भवन के वृत्ताखंड की मुख्य आधारशिला हैं। जब तक हम उक्त पद को अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें, वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद पर नियुक्त कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सम्मति से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी को चयन करने में पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ उसी को कार्य करना है। किसको करना है? प्रधानमंत्री को। तो उसको स्वतंत्रता है कि वह अपने सहयोगी का चयन कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्यागपत्र मांग सकता है। यदि किसी मंत्री से प्रधानमंत्री खुश नहीं है तो उससे त्यागपत्र मांग सकता है। जैसा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 1969 में मंत्रिपरिषद से इस कारण से हटा दिया कि उनकी वित्त संबंधी नीतियों से असंतुष्ट नहीं थी। फिर है भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल में मंत्रियों का वर्गीकरण या 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के लिए जाने से पूर्व अपने दल में स्वतंत्र स्थिति रखते थे। नंबर 2, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व प्रभावशाली थे और मंत्रिमंडल में आकर अधिक महत्वपूर्ण बन गए। तीसरा, वे लोग जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब है दूसरा जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री और संसद। इसमें क्या है? इसमें है कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहला कार्य क्या है? शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राय प्रधानमंत्री ही करता है। दूसरा कार्य है लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर प्राय प्रधानमंत्री देता है। यदि कोई गंभीर विषय पर यदि लोकसभा में कोई प्रश्न करता है तो उनका उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही देता है। तीसरा, जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाते तब संसद में प्रधानमंत्री को अंतिम सुवक्ता और नीति के श्रोता के रूप में ही देखती है। चौथा, शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही तैयार किया जाता है। पांचवा, देश की वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट को निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री का हाथ होता है। छठवा, अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशंसा एवं एकता कायम रखने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। अतः प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति साधारणतः लोकसभा को भंग कर सकता है। अब तीसरा जो है वो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है? भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्य प्रमुख प्रधानमंत्री ही है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माते सभा में कहा था कि हमारे संविधान हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि हम सरकार की इस मंत्रिमंडल व्यवस्था पर बल देना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में ही निहित है, न कि राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह बैठकों में भाग नहीं लेता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के सदृश कार्य करता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की इसी प्रकार की भूमिका को अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री वह कड़ी बन जाता है जो राष्ट्रपति और संसद को जोड़ती है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री और दल। प्रधानमंत्री और दल में क्या है? भारत में प्रधानमंत्री अपने दल का यथार्थ नेता होता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को सदैव समझौता ही करना पड़ता है। श्री नेहरू के प्रधानमंत्री काल में आचार्य कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शक्तिशाली दल के अध्यक्षों को भी झुकना पड़ा था। नेहरू जी ने तो अब कुछ समय तक दल की बागडोर भी अपने हाथों में ही रखी। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी ने भी पार्टी के भी प्रधान बने रहे। फिर है पांचवा पॉइंट है प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। भारत की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में भी प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है। जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी है। प्रवक्ता होने के साथ साथ क्या होते हैं? प्रधानमंत्री नीति निर्माता भी होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू तो स्वयं महत्वपूर्ण नीति की घोषणा कर देते हैं। उनके सहयोगी को भी समाचार पत्रों के द्वारा घोषित निर्णयों की सूचना मिलती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री का सचिवालय देश की नीति का निर्धारण करता है का प्रधान स्रोत बन गया। अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है, उससे परिवर्तन की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन, विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे। अब है छठवां पॉइंट है, इसमें है प्रधानमंत्री और आपातकाल। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। यथार्थ में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। सन 1962 में बर्बरतापूर्वक चीनी आक्रमण के समय प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने भी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया था, किंतु सैनिक पराजय के कारण उनकी आलोचना भी हुई। और 1965 में पाकिस्तान आक्रमण के समय भी इन शक्तियों का प्रयोग श्री शास्त्री जी ने किया था और उनका व्यक्तित्व देश के क्षितिज पर इतने प्रभाव के साथ उभरा कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए दल के दूसरे नेताओं पर निर्भर रहने की अपेक्षा नहीं रही। सन 1971 के दिसंबर में इन शक्तियों का प्रयोग पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मुक्त करवा के स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन करते हुए उन्हें संकट काल की इस घड़ी में राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया।
7वां पॉइंट है प्रधानमंत्री और राज्य। इसमें है भारत में संविधान द्वारा अमेरिका की भांति संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत गौण है। वस्तुतः वह राज्यों की राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकता, उल्टा उसे अपनी प्रशासनिक सफलता के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर निर्भर रहना पड़ता है? सीनेट पर। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत में प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उसकी औपचारिक घोषणा ही करते हैं। आज अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति दुर्बल है, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री केंद्रीय सहायता के द्वारा भी राज्यों को नियंत्रित करता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ही राज्यों का भी नेता होता है। 8वां पॉइंट है प्रधानमंत्री और योजना आयोग। देखो, योजना आयोग, पहले योजना आयोग था जिसमें प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, लेकिन 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री है ना। ठीक है। अब 9वां पॉइंट है प्रधानमंत्री की अनुग्रह शक्तियाँ। इसमें भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के द्वारा ही विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। व्यवहार में उपाधियाँ प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।